जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज में, जिसमें हम लोग भारतीय इतिहास कर रहे हैं। और यह हमारा भारतीय इतिहास में, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, और इसका आज हम लोग लास्ट सेक्शन देखेंगे, पूर्व मध्यकाल। उसके बाद फिर हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पहुंच जाएंगे। इसी तरह से पूरा मध्यकालीन खत्म करने के बाद हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास करके अब पूरा पूरा बुक कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग से बस यही उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। और अगर आप लोग हम अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें बहुत लाभ होती है। और कोई भी नया वीडियो जो हम लोग डालते हैं तो आप तक उसे पहुंचाने में बहुत आसानी होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। और ये वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो इस बार का 71वीं बीपीएससी देने वाले, या फिर टीचर का TRE 4 जो आने वाला बिहार का, वो अगर कोई देने वाले तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुँचाएगा। इससे उन्हें काफ़ी लाभ होगा और एग्जाम में उन्हें बहुत सहूलियत होगी। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहाँ हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो आज का हमारा चैप्टर यहाँ शुरू होगा, पूर्व मध्यकाल। आइए शुरू करने से पहले फिर से आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। निम्न में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज तृतीय। अजमेर के पराक्रमी चौहान शासन जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया हुआ था कौन? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया हुआ था कौन? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। आगे है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा जावा सुमात्रा से। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किससे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जावा सुमात्रा से। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बालपुत्र देव। फिर से, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत के द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बालपुत्र देव। आगे है, गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जीन बिहार कहाँ बनाया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सारनाथ में। गोविंद चक्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जीन बिहार कहाँ बनवाया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सारनाथ में। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सूर्यवंशी। हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सूर्यवंशी। आगे, अलाउद्दल संबंधित है किसे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा महोबा से। अलाउद्दल संबंधित है किससे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा महोबा से। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रबदई। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रबदई। आगे, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ज्यानक। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ज्यानक। आगे, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो अबुर रहमान, हमीर रासो, या बिल्कुल गलत है। चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो बिल्कुल सही है। जागनिक, अल्लाखंड, यह बिल्कुल सही है। नरपित नाल्हा, पीसरदेव रासो बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, अब्दुल रहमान हमीर रासो। आगे, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्लिका या देहली शहर की स्थापना की थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा तोमर वंश। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्लिका या देहली शहर की स्थापना की? तो सी ऑप्शन हो जाएगा तोमर वंश। आगे, जजाक भुक्ति प्राचीन नाम था? बी ऑप्शन हो जाएगा बुंदेलखंड का। जजाक भुक्ति प्राचीन नाम किसका था? बी ऑप्शन हो जाएगा बुंदेलखंड। धंगदेव किस वंश का शासक था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जजाक भुक्ति के चंदेल। धंगदेव किस वंश के शासक थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जजाक भुक्ति के चंदेल। आगे, निम्नलिखित शासकों का नाम सही कालानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए कूट से चयनित कीजिए। तो कालानुसार व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले हो जाएगा यशोवर्मा, फिर हो जाएगा धंग, फिर हो जाएगा विद्याधर, और फिर हो जाएगा कीर्ति वर्मा। ए ऑप्शन हो जाएगा 3-2-1-4, 3-2-1-4। आगे, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा परमार राजा भोज ने। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा परमार राजा भोज ने। आगे, पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बिहार में। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बिहार में। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गोपाल। आगे, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बिहार। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बिहार। निम्नलिखित में से किसने सोनपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा धर्मपाल।
निम्नलिखित में से किसने सोनपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो सी ऑप्शन रहेगा धर्मपाल। आगे, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? तो ए ऑप्शन रहेगा धर्मपाल। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? तो ए ऑप्शन रहेगा धर्मपाल ने। आगे, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा धर्मपाल। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा धर्मपाल। आगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा धर्मपाल। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा कराई गई थी? तो डी ऑप्शन रहेगा पाल वंश। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा कराई गई थी? तो डी ऑप्शन रहेगा पाल वंश। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो डी ऑप्शन हो जाएगा धर्मपाल। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो डी ऑप्शन रहेगा धर्मपाल। प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की? तो सी ऑप्शन रहेगा धर्मपाल ने। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक है? तो बी ऑप्शन रहेगा धर्मपाल। आगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? तो सी ऑप्शन रहेगा बिहार। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बिहार। आगे, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन हमें देखना है कौन कौन सा है। तो यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, बिल्कुल गलत। ये भागलपुर जिले में है, तो यह ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, यह भी बिल्कुल गलत है, धर्मपाल ने करवाई थी। बौद्ध धर्म के बज्रायन संप्रदाय का यहाँ फला फूला, यह बिल्कुल सही है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 गलत है, 3 और 4 इसमें बिल्कुल सही है। अगला, निम्नलिखित में से किस या किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? तो यहाँ सी हो जाएगा। 2 और 4 मतलब गोपाल को और नंदवर्मन पल्लवम को। गोपाल और नंदी वर्मन पल्लवम को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो तक्षशिला नहीं था, नालंदा था, विक्रमशिला था और उदंतपुरी था। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा केंद्र नहीं था? तो तक्षशिला नहीं था, तक्षशिला प्राचीन काल में था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, दंती दुर्ग ने। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दंती दुर्ग। अगला, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा दंती दुर्ग। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा दंती दुर्ग। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अमोघवर्मन राष्ट्रकूट। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अमोघवर्मन राष्ट्रकूट। अगला, महानतम प्रतिहार राजा था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मिहिर भोज। महानतम प्रतिहार राजा कौन था? तो सी ऑप्शन मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मिहिर भोज की। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मिहिर भोज की। आगे, राजा मिहिर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है? तो गलत कथन इसमें देखना क्या है। तो वे नागभट्ट द्वितीय के पुत्र थे, यह गलत है। उनके साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन स्टेटमेंट इसमें गलत है। आगे हो जाएगा, निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालानुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो सही देखना है कौन सा। तो पहले हो जाएगा वत्सराज, फिर हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय, फिर हो जाएगा महेंद्र पाल, फिर हो जाएगा माहीपाल। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2 1 4 3 2 1 सॉरी 4 1 3 2 4 1 3 2। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा भरत भट्ट प्रथम। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो डी ऑप्शन रहेगा भोज प्रथम। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो डी ऑप्शन हो जाएगा भोज प्रथम। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कुमार पाल। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो बी ऑप्शन होगा कुमार पाल। निम्नलिखित में से किसे एक नए संबंध चलाने का यश प्राप्त है? तो डी ऑप्शन होगा लक्ष्मण सेन। निम्नलिखित में से किससे एक नए संबंध चलाने का यश प्राप्त है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण संबंध का प्रारंभ निम्नलिखित वंश द्वारा किया गया। तो डी ऑप्शन होगा सेनों द्वारा। लक्ष्मण संबंध का प्रारंभ निम्नलिखित किस वंश द्वारा किया गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सेनों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधि वेता थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4 मतलब विज्ञानेश्वर, हेमेंद्र और जीमूत वाहन। सी ऑप्शन 1 2 3 4। अगला प्रश्न, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित है? तो बी और सी हो जाएगा मतलब महिपाल और महेंद्रपाल प्रथम।
महान संस्कृत एवं कवि नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे? तो बी और सी दोनों हो जाएगा, महिपाल और महेंद्र प्रथम। आगे मिलान करने के लिए दिया हुआ, एक एक करके मिलान कर लेते हैं। तो प्रतिहार हो जाएगा कन्नौज, चोल हो जाएगा तंजौर, परमार हो जाएगा धासा और सोलंकी हो जाएगा अनिलवाड़। डी ऑप्शन हो जाएगा दा, आ, सा और बा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, उपयुक्त युगों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो देखना है, नानुक चंदेल, जयशक्ति परमार, नागभट्ट द्वितीय, गुर्जर प्रतिहार, भोज राष्ट्रकूट। तो इनमें से 2 सही और 2 गलत हैं, आप लोग यहाँ विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। आगे, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। अगला, राजवंश जो कन्नौज पर अधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वे कौन थे? तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4, मतलब चोल नहीं थे, पाल थे, गुर्जर और राष्ट्रकूट थे। ये पहला स्टेटमेंट गलत है, चोल नहीं था। 2, 3 और 4 है, पाल है, गुर्जर और राष्ट्रकूट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो डी ऑप्शन चोल नहीं था, बाकी प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल था। महोदया किसका पुराना नाम है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कन्नौज का। महोदया किसका पुराना नाम है? तो सी ऑप्शन कन्नौज का। निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कन्नौज। निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कन्नौज। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गोविंद तृतीय। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गोविंद तृतीय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पूर्व मध्यकाल उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान अवस्थिति। तो इसमें देखना कौन सा सही नहीं है। तो कोल हो जाएगा अहिलगढ़, बिल्कुल सही है। महोत्सव नगर हो जाएगा महोबा, बिल्कुल सही। महोदय श्री कन्नौज, बिल्कुल सही। जजाक भुक्ति कौशाम्बी, या गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, जजाक भुक्ति बुंदेलखंड है। आगे, निम्नलिखित में से किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद को पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जयसिंह सिद्धराज। निम्नलिखित में से किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जयसिंह सिद्धराज। आगे है, पारमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो इसे विवरण बॉक्स से नीचे पढ़ सकते हैं। आगे, राजा भोज ने शासन किया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा धारा पर। राजा भोज ने शासन किस पे किया? तो बी ऑप्शन होगा धारा पर। आगे, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भीज। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भीज। अगला प्रश्न है, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठिति देवी हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा भगवती सरस्वती। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठिति देवी कौन है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा भगवती सरस्वती। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन परमार वंश के शासक नहीं था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गंगई देव। इनमें से कौन परमार वंश के शासक नहीं था? तो गंगई देव नहीं था। उपेंद्र था, मंजू था और उदयादित्य थे। तो सी ऑप्शन गंगई देव नहीं थे। निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गंगई देव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अलबरूनी। निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गंगई देव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अलबरूनी। आगे है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, कौन सा इसमें सुमेलित है, यह देखना है। तो बोध गया बुंदेलखंड, यह गलत है। खजुराहो बुंदेलखंड, यह बिल्कुल सही है। शिरडी वर्धव, यह गलत है। नासिक मालवा, यह भी गलत है। तिरुपति रायलसीमा, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 5 इसमें सही है, बाकी सारे गलत था। अगला प्रश्न है, गोडवाहो के रचयिता थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वाक्पति। गोडवाहो का रचयिता कौन है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वाक्यपति। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त चक्र, जल चक्र या वाटर व्हील। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र या वाटर व्हील। आगे, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सुल्तान जैनुल अबदीन। कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सुल्तान जैनुल अबिदीन। अगला है, कश्मीर के शासक जैनुल अबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शाही खां। शाही खां उसका वास्तविक नाम था।
कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नान्यदेव। फिर है कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हरि सिंह। कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हरि सिंह। आगे कुरुषपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सोमेश्वर प्रथम। कुरुषपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सोमेश्वर प्रथम। और यहाँ पे हमारा प्राचीन भारत का इतिहास खत्म होता है। अब शुरू होगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो पहला है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। आइए इसके प्रश्नों को एक एक करके हम लोग देखते हैं और इसी तरह से हम लोग पूरा बुक ये खत्म करेंगे। आगे पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 570 ईस्वी में। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था कब? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 570 ईस्वी। मक्का कहाँ है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सऊदी अरब में। मक्का कहाँ है? तो डी ऑप्शन सऊदी अरब में। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अरबों ने। हिंद या भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था किसने? तो डी हो जाएगा अरबों ने। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका विवरण यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इसे पूरा अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध का विजय कब हुई? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 712 ईस्वी। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम, सी ऑप्शन। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अरब के। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे कहाँ से? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अरब के। आगे मोहम्मद बिन कासिम था तो सी हो जाएगा अरब, वह अरब का था। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अरोड़। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अरोड़। इनमें से कौन गजनी राजवंश के संस्थापक था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अल्पतगीन। इनमें से कौन गजनी राजवंश के संस्थापक थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अल्पतगीन। आगे है महमूद गजनी ने भारत पर 11 बार आक्रमण किए, यह बिल्कुल सही है। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, यह गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा विद्याधर। इनमें से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा विद्याधर। आगे किस चंदेल राजा ने मोहम्मद गजनवी का सामना किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विद्याधर। किस चंदेल राजा ने मोहम्मद गजनवी का सामना किया था? तो सी ऑप्शन होगा विद्याधर। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो बी ऑप्शन होगा उत्बी। मोहम्मद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उत्बी। शाहनामा के लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ विवरण बॉक्स में से पूरा पढ़ सकते हैं। आगे शाहनामा का लेखक कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फिरदौसी। शाहनामा का लेखक कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फिरदौसी। पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अलबरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अलबरूनी। आगे है मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अलबरूनी। मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रथम प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अलबरूनी। अलबरूनी भारत में आया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 11वीं शताब्दी ईस्वी में। अलबरूनी भारत आया था कब? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 11वीं शताब्दी ईस्वी में। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अलबरूनी। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अलबरूनी। निम्न कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, यह बिल्कुल गलत है। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, यह बिल्कुल सही है। वह संस्कृत का विद्वान था, यह भी सही है। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। आगे निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भीमदेव। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ का पुनर्निर्माण कराया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भीमदेव। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन देखते हैं। तो सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, बिल्कुल सही है। अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया, यह भी बिल्कुल सही है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई, यह गलत है। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 सही है। तीसरा नंबर स्टेटमेंट इसमें गलत था। आगे है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद गजनी। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनवी हो जाएगा। निम्नलिखित में से
मध्य एशिया के लिए शासक मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? तो सी ऑप्शन हो जाएगा शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? तो सी ऑप्शन हो जाएगा शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न हो जाएगा मोहम्मद गौरी का सबसे पहले किसने पराजित किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भीमदेव द्वितीय। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भीमदेव द्वितीय। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चंदावार का युद्ध 1194। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चंदावार का युद्ध 1194। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावार के युद्ध में पराजित किया गया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जयचंद। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावार के युद्ध में पराजित किया गया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जयचंद। 1194 में चंदावार के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जयचंद को। अगला युद्ध जिसमें भारत ने मुस्लिम शक्ति की स्थापना की? तो बी ऑप्शन हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की? तो बी ऑप्शन हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर प्राप्त करें। तो सबसे पहले आया था मोहम्मद गजनवी, फिर आया मोहम्मद गौरी, फिर आया चंगेज़ खान, फिर आएगा तैमूर। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2314, 2314। आगे किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद गौरी। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद गौरी। अगला भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बख्तियार खिलजी। आगे बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता की वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इब्न बख्तियार खिलजी। आगे हो जाएगा नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बख्तियार खिलजी। कथन कारण दिया हुआ भारत पर तुर्क आक्रमण सफल हुआ। यह बिल्कुल सही। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आप दोनों सही है। और तथा कारण आर कथन ए का सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, यहाँ पे अगला चैप्टर आ गया दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। आइए इसके प्रश्नों को एक एक करके हम लोग हल करते हैं। पहला प्रश्न है गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो बी ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। आ गया 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ए ऑप्शन मस्जिद। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली एवं अजमेर में। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है कहाँ? तो दिल्ली एवं अजमेर में। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं दिया, बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया, इल्तुतमिश ने दिया और फिरोज शाह तुगलक ने दिया। तो सी ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं दिया। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा कराया गया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लाहौर। आगे सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। फिर से, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। आगे दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपना साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली।
सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। आगे है मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। आगे गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश को। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मलिक अल्तुनिया। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मलिक अल्तुनिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा रजिया सुल्तान। निम्नलिखित में कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा रजिया सुल्तान। आगे, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश के। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खान भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश के काल में। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज़ खान के समकालीन था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज़ खान के समकालीन था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज़ खां का मूल नाम था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा तेमुचीन। चंगेज़ खान का मूल नाम क्या था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा तेमुचीन। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है यह देखना है। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज़ खां भगोड़े खरिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंच गया था, यह बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी, यह गलत है। विजयनगर साम्राज्य के देवराज द्वितीय के शासनकाल में वास्को दी गामा केरल के तट पर पहुंचा था, यह गलत है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा केवल एक सही है, 2 और 3 स्टेटमेंट इसमें गलत था। आगे है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मलिक जानी को। आगे, रजिया बेगम का सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा तुर्कों का। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा तुर्कों का। आगे, दिल्ली के सल्तनत बलबन का पूरा नाम क्या था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। आगे, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बलबन। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बलबन। आगे, दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बलबन। दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो बी ऑप्शन बलबन। आगे, कथन कारण के लिए, तो बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित की, यह बिल्कुल सही है। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, यह भी बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, किंतु ए का समुचित व्याख्या आर नहीं है। अगला प्रश्न, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो सी ऑप्शन हो जाएगा जिले इलाही की। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, किसकी? तो सी ऑप्शन होगा जिले इलाही की। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसके शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स के समान प्रतिपादित किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बलबन ने। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स के समान प्रतिपादित किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बलबन। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ किया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बलबन। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का आरंभ किया था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बलबन ने। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बलबन। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बलबन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो उसने नियमित एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यह बिल्कुल सही है। उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, यह गलत है। उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, यह बिल्कुल सही है। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा।
उसने इक़्तिदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। अगला, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बलबन ने। फिर से, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद के दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, बलबन ने। अगला प्रश्न है, तुगरील खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, बलबन। तुगरील खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, बलबन। अगला, खिलजी वंश। तो आइए इसके प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोग ने विरोध किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, अलाउद्दीन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विद्रोह किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, अलाउद्दीन ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शानी की मनोपाधि धारण की थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शानी की मनोपाधि धारण की थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला, जब उसने राजत्व या किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए लिखा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त की तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, जफर खां। आगे, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, राणा रतन सिंह। आगे, हज़ार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, मलिक कफूर को। हज़ार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, मलिक कफूर को। आगे, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, यह बिल्कुल सही है। यह दक्षिणी राजाओं को कब्जे में करना चाहता था, यह गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। फिर से, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, यह बिल्कुल सही है। यह दक्षिण राजाओं को कब्जे में करना चाहता था, यह गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, रामचंद्र देव। अगला प्रश्न सुमेलित करने के लिए दिया हुआ, आइए मिलान कर लेते हैं। तो रणथंभौर हो जाएगा राणा रतन सिंह, चित्तौड़ हो जाएगा, रणथंभौर हो जाएगा हमीर देव, चित्तौड़ हो जाएगा राणा रतन सिंह, देवगिरी हो जाएगा राजा राय रामचंद्र और गुजरात हो जाएगा कर्णदेव। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 3-4-2-1, 3-4-2-1। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हो जाएगा गुजरात, फिर हो जाएगा रणथंभौर, फिर हो जाएगा चित्तौड़ और फिर हो जाएगा वारंगल। तो डी हो जाएगा 2-1-4-3, 2-1-4-3। अगला प्रश्न, दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। तो मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग के अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, मलिक काफूर ने। तो ये जो लाइन खींचा हुआ है वो मलिक काफूर का सैन्य अभियान दिखा रहा है इसको। आगे, किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। आगे, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो बी और सी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी दोनों था। बी और सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुल्तान जिसने बढ़कर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था वह था कौन? तो ए और बी मतलब दोनों, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी दोनों। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था वह कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, ए और बी दोनों। किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने ज़मीन की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। तो इसमें देखना है कौन सा सही है। तो उसने कृष्य ज़मीनों की पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की, यह बिल्कुल सही है। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, यह गलत है। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया, यह बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 इसमें बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। अगला कथन कारण है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, यह बिल्कुल सही है। वह दिल्ली में अपने राज्य भवन के निर्माण में लगे हुए
कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, यह बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की किसने? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, बहुत सफलता प्राप्त की। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने, सी ऑप्शन हो जाएगा, बहुत सफलता प्राप्त की। आगे निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला है 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली का सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा रावी नदी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा रावी नदी। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा कथन सही है। तो भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ, या गलत है? अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाला था, यह बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य की कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गए थे, यह बिल्कुल गलत है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2 इसमें सही है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। आगे निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियंत्रित किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमा की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देवगिरी शंकर देव बिल्कुल सही है। वारंगल रामचंद्र देव, यह बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन वारंगल रामचंद्र देव, यह गलत है। होयसल बीर बलाल बिल्कुल सही है। मदुरई बीर पांडे, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, वारंगल रामचंद्र देव। आगे इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग यहाँ विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। आगे दिल्ली की सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद मुबारक खिलजी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने को खलीफा घोषित किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मुबारक खिलजी। अगला प्रश्न है, 1303 ईस्वी के काकतीय शासकों की सेना ने निम्नलिखित में से किसकी सेना को वारंगल में पराजित किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी की। 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में पराजित किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी की। अगला चैप्टर हमारा है तुगलक वंश। तो आइए इसके सारे प्रश्नों को एक एक करके हम लोग हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गाजी मलिक। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गाजी मलिक। आगे गाजी मलिक किस वंश के संस्थापक था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तुगलक। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तुगलक वंश का। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 14वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ग्यासुद्दीन तुगलक। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 14वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ग्यासुद्दीन तुगलक। अगला है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा तुगलक वंश। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो डी ऑप्शन होगा तुगलक वंश। आगे दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्वाओं में माहिर था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणितज्ञ एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? तो सी ऑप्शन होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला, अमीर एक कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो सी ऑप्शन होगा मोहम्मद बिन तुगलक।
अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो सी ऑप्शन रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। आगे है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो डी ऑप्शन रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने कोही किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन रहेगा मोहम्मद तुगलक से। दीवाने कोही किससे संबंधित है? तो मोहम्मद तुगलक से। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, ए ऑप्शन हो जाएगा दौलताबाद में। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा दौलताबाद। आगे, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण के आदेश दिया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था किसने? तो डी ऑप्शन होगा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो डी ऑप्शन होगा मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन किया था कौन? तो डी ऑप्शन होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। आगे कथन कारण, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका देश के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्के की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। यह बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न फिर से कथन कारण है, आइए मिलान करते हैं। मोहम्मद तुगलक का प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुआ। यह बिल्कुल सही है। मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर का सही व्याख्या है। अगला है, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। आगे, मध्यकालीन यात्रा एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मोरक्को का। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मोरक्को का। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। किस सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इब्न बतूता। किस सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इब्न बतूता। आगे, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुस्लिम सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन कहाँ? तो डी ऑप्शन होगा नालंदा में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नालंदा में। अगला है, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई व उन्हें राजा से? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान शासक ने निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, दिल्ली को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। आगे, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया, वह कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया हुआ था, कौन? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा फिरोज तुगलक। आगे, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो डी ऑप्शन होगा फिरोज शाह तुगलक। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो डी ऑप्शन होगा फिरोज शाह तुगलक ने।
अगला प्रश्न है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था कौन? तो सी ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह कौन था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। आगे, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। आगे, हक्का ए शर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। हक्का ए शर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। आगे, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो बी ऑप्शन होगा फिरोज शाह तुगलक। आगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फिरोज तुगलक। टोपरा तथा मेरठ में 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। आगे, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। आगे, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उन्हें दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके? तो बी ऑप्शन है फिरोज तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फिरोज तुगलक। आगे, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अजीउद्दीन खान। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नाटक नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अजीउद्दीन खान। आगे, राजा के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। राजा के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फिरोज तुगलक। आगे, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एक खैराती अस्पताल। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एक खैराती अस्पताल। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। आगे, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका आंसर स्टार मार्क है, आप लोग चाहें तो यहाँ विवरण बॉक्स के नीचे पढ़ सकते हैं। आगे, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1398 ईस्वी। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1398 ईस्वी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश की राज्य स्थापित हुई? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सैयद वंश। आगे, निम्न को उनके कालानुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हो जाएगा रुकनुद्दीन, फिर हो जाएगा मुबारक खां, फिर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, फिर हो जाएगा आलम शाह। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4 इसमें सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अगला चैप्टर हमारा है लोधी वंश। तो आइए शुरू करते हैं इसके सभी प्रश्नों को एक एक करके। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लोधी। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लोधी। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पहले हो जाएगा बहलोल खान लोधी, फिर हो जाएगा सिकंदर लोधी, फिर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। फिर से पहले बहलोल खान लोधी, फिर सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोधी। अगला है, दिए गए मानचित्र किस लोधी सुल्तान के संबंधित हैं और मानचित्र में ए से चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा पहले बहलोल लोधी, फिर हो जाएगा जौनपुर। ए जो है वो जौनपुर को संबोधित करता है और यह राज्य बहलोल लोधी का दिखा रहा है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा खतौली का युद्ध। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में पराजित किया? तो ए हो जाएगा खतौली का युद्ध। आगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर लोधी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर लोधी। आगे, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर लोधी। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर का नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर लोधी। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर लोधी। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर लोधी। निम्न में से किसने
गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं की रचना की? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर लोदी। अगला, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर लोदी। आगे, निम्नलिखित वंशों में से किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? तो सबसे पहले हो जाएगा गुलाम वंश, फिर हो जाएगा खिलजी वंश, फिर हो जाएगा सैयद वंश, फिर हो जाएगा लोधी वंश। डी ऑप्शन हो जाएगा 4-1-3-2। 4-1-3-2। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इब्राहिम लोदी नहीं था, बाकी बलबन था, इल्तुतमिश था और कुतुबुद्दीन ऐबक था। डी ऑप्शन इब्राहिम लोदी नहीं था। अगला चैप्टर विजयनगर साम्राज्य। तो आइए दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं अब। इसका पहला प्रश्न, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हरिहर और बुक्का। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1336 एडी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1336 एडी में। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हरिहर बुक्का। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हरिहर बुक्का। आगे, विजयनगर राज्य के संस्थापक थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हरिहर और बुक्का। विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हरिहर और बुक्का। अगला, निम्नलिखित राजाओं में दो भाई हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विजयनगर राज्य की। निम्नलिखित राजाओं में से दो भाई हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विजयनगर राज्य की। आगे है, शासक राजवंश संगम सालुब तुलुब किससे संबंधित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विजयनगर से। आगे है, इनमें से किसने कृष्ण नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नया नगर की स्थापना की और उस देवता की प्रतिनिधि के रूप में अपने एक नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हरिहर प्रथम। यह हरिहर प्रथम के बारे में कहा जा रहा था। अपनी मदुरै विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गंगा देवी। अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियान की वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गंगा देवी। आगे, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करी जिन्होंने बहमनियों से गोवा को छीना? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हरिहर द्वितीय। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करी जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हरिहर द्वितीय। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी के राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुलियां का निर्माण किया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा देवराय प्रथम। फिर से, विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुलिया का निर्माण किया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा देवराय प्रथम। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो नरसिंह सालुब ने संगम वंश का अंत किया और उससे राज सिंहासन छीन कर सुलुभ वंश आरंभ किया, यह बिल्कुल सही है। वीर नरसिंह ने अंतिम सालुब शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना, यह बिल्कुल सही है। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे, यह बिल्कुल सही है। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अधर भाई अच्युत देव राय थे, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, इसमें चारों सही है। अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध किस राज्य के साथ लड़ा था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा कुली कुतुब शाह। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा कुली कुतुब शाह। अगला, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 8 तेलुगु कवि। आगे, इनमें से किसे आंध्र भोज से भी कहा जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा कृष्णदेव राय। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कृष्णदेव राय। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कृष्णदेव राय। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कृष्णदेव राय। आगे, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्णयुग था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा तेलुगु। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्णयुग था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा तेलुगु। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नागलपुर। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नागलपुर। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो ये ऑप्शन हो जाएगा कृष्णदेव राय ने।
इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नगर पुलम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कृष्णदेव राय ने। आगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। तो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की, यह बिल्कुल सही है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, यह बिल्कुल सही है। उनके दरबार को अलीशान अल्लाशानी पेडाना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था, यह बिल्कुल गलत है। तो इससे पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही होगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। आगे विजयनगर के प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कृष्णदेव राय। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कृष्णदेव राय। आगे कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अल्लासानी पेडना। कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अल्लासानी पेडाना। अगला है अब्दुल रज़ाक विजयनगर आया था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कृष्णदेव राय द्वितीय के राजकाल में। अब्दुल रज़ाक विजयनगर कब आया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा देवराय द्वितीय के राजकाल में। अगला है फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा देवराय द्वितीय। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा देवराय द्वितीय। निकोलो कांति कौन थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। फिर से निकोलो कांति कौन थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। अगला है पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निपुण थी? तो कुश्ती में निपुण थी, ज्योतिषशास्त्र में थी, लेखाकरण में थी और भविष्यवाणी में थी। डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4 चारों इसमें सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 3 और 4, मतलब नन्हे और टिकन। सी ऑप्शन नन्हे और टिकन। आगे है वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायन को आश्रय प्राप्त था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा विजयनगर राजाओं का। वैदिक ग्रंथ के भाष्यकार शायन को आश्रय प्राप्त किसका था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विजयनगर के राजाओं का। अगला है वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भास्कर सारण निम्न में से किस एक काल से सक्रिय थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा विजयनगर राज्यकाल। वैदिक ग्रंथ के प्रसिद्ध भाष्यकार शायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा विजयनगर राज्यकाल। निम्नलिखित में से किसने राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कृष्णदेव राय। निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है 1565 में कौन प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। आगे सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। आगे तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा विजयनगर और बीजापुर अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेना के बीच। फिर से तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था किसे किसके बीच? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विजयनगर और बीजापुर अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। अगला तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1565 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था कब? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1565 में। जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा वेंकट द्वितीय। जब राजा बोडियार ने मैसूर राजा की स्थापना कि तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा वेंकट द्वितीय। आगे विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भू राजस्व। आगे विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा कथन सही है यह देखना है, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सा कथन इसमें सही है। तो भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियमित होती थी, यह बिल्कुल सही है। कारखानों के निजी स्वामी एवं औद्योगिक कर देते थे, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 इसमें दोनों सही थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा हम्पी। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हम्पी में।
विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तुंगभद्रा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तुंगभद्रा। आगे हम लोग 40वां नंबर प्रश्न अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आप लोग एग्जाम में अपने आप को बहुत सहज महसूस करा सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।